आपके लिए जुम्बा क्या है? जुम्बा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है। अच्छा। इट्स बेसिकली कंपनी, बट उस कंपनी ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग जिनको एक मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैंने बोला ये क्यों सुन रहे हैं? बोले इससे लगता है कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे फील हो रहा है। तो फिटनेस के लिए कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए जिससे वो फील हो रहे? मुझे कभी लेजी फील होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं गरबा म्यूजिक चलाती हूँ। दिन के अंदर आप कितनी बैच लेते हो? वो 7-8 हो जाती है, नहीं तो कभी 10-11 भी हो जाती है। तो इतनी सारी अगर आप बैच लेते हो तो एनर्जी कहाँ से मिलती है इतनी सारी? कंसिस्टेंसी, पैशन। कभी कभी ड्रेन फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है अब नहीं जाना। जैसे पता है हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो हम ऐसा रात भर प्रे करके सोते थे कल बहुत बारिश पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े। तो जब ऐसा फील होता है ना बस अब मेरे में ताकत नहीं है, तो तब मैं भी ऐसा प्रे करती हूँ कल बारिश पड़े, कल क्लास कैंसिल हो जाए। बट जब आप उठ के क्लास में जाते हो ना, आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई विलन है? पंगे तो ना तभी होते हैं। ऐसे कई सारे लोग आए लाइफ में जिन्होंने बहुत ऐसा डाउन फील करवाया है। आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है? मैंने मेरी लाइफ से यही सीखा है कि इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे लोड मत लो। जैसे अभी हमने बहुत कुछ जाना आप फिटनेस के बारे में, लेकिन इससे अलावा और भी क्या है? तो प्रोफेशनली मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर तो हूँ, बट मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। सो आई डू अ लॉट। इंस्टाग्राम और फेसबुक में डिफरेंट क्या है? इंस्टाग्राम के वीडियो पे जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत डिसेंट होते हैं। फेसबुक के वीडियो के मैं आपको कमेंट्स बताऊँ, ये तुम क्या कर रही हो, घर पे तो काम करो, घर पे कुछ काम करती नहीं है उसे आउट करने के लिए। ऐसे मैक्सिमम 90% मेल्स के ऐसे कमेंट आते हैं। ऐसे सेम कमेंट पे रिप्लाई दिया हुआ है झगड़े करने के फॉर्मेट में। वो रिप्लाई दिया था कि हाँ तुमको घर पे अपने एक फिटनेस सेंटर में जाके कैसे फीमेल्स से बाहर निकलना ही उनके लिए गलत है। और आपका पॉइंट क्या है कि लड़की को क्या करना चाहिए? नहीं, आजकल की लड़की कैसी होनी चाहिए ना, वो उस लड़की की चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी है जिसको एक टाइम पे हमेशा यही बोलना पड़ता है कि तो टीम के साथ जो काम करते हो आप, तो टीम के साथ काम करना एकदम इजी होता है या फिर मुश्किल होता है? एंड देन जब टीम स्टार्ट हुई तो मैंने पहले तो सबसे पहले अपनी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने इसलिए मिस की कि फिर क्लास इतने दिन कैसे बंद रहेगा। सो मैं नहीं जा सकती। जब मेरी टीम फन स्ट्रीट आपके लिए क्या? मतलब हमारे बड़ौदा में ये क्या होता है, यूनाइटेड वे का गरबा जहाँ इतनी पब्लिक है, राइट। तो फन स्ट्रीट में मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं जुम्बा करा रही हूँ, लोग साथ में कर रहे हैं, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। जब फन स्ट्रीट ने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाया था, रजिस्टर करवाया था, आई थिंक दैट टाइम दे क्रॉस समथिंग 9। तो आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? तो वो अपना हाथ ना इतना ऊपर नहीं कर पाती थी, लाइक इतना लिफ्टिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सो उनको कपड़े भी पहनने हो तो उसके लिए भी उनको अपनी हाउस हेल्प से मदद लेनी पड़ती थी। जब मैंने उनका क्लास स्टार्ट किया तो जो वो इतना हाथ ऊपर नहीं कर पाते थे, आज वही जो नीचे बैठ नहीं पाते थे फ्लोर पे कर लेती है। सो तब फील होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। और जब क्लाइंट वो फीडबैक के साथ आता है ना, तो हैप्पी फीलिंग होती है। दैट इज द हैप्पीनेस। जैसे आपने बताया कि पहले एक के साथ 10 बच्चे भी कर सकते हैं और आज एक बच्चे करने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। क्यों बोले थी? उसका रीज़न है पहले की मॉम्स जो थी ना वो बहुत एक्टिव थी। एक्टिव इन द सेंस कपड़े धोने से लेके, गेहूँ पीसने से लेके, एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू इट ऑन देयर ओन। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अगर उतना ही मैं फिजिकल एक्टिविटी बोलूँ ना, तो आप प्रीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सरसाइजेस की जाती है उसकी सबसे बेस एक्सरसाइज है। तो ये सब हमारे कल्चर के अंदर पहले था, अब वो सब कल्चर में। आपका एम क्या है? मेरा एम है कि, और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जो जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं और जो कुछ करना चाहती है, दैट इज माई। राधे राधे। राधे राधे। हाउ आर योर फीलिंग्स हियर? अमेजिंग। अच्छा, आपके लिए जुम्बा क्या है?
जुम्बा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है। अच्छा। इट्स बेसिकली एक कंपनी, बट उस कंपनी ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग जिनको एक डांस का कीड़ा था और उनको डांस में वो फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ओके। सो वो लोग सब लोग कन्वर्ट हो गए जुम्बा इंस्ट्रक्टर में। सो आई वॉज वन ऑफ देम जो डांस करना चाहती थी, बट आई न्यू आई एम नॉट दैट ग्रेट डांसर कि मैं उस लेवल पे पहुंचूंगी। और ऑफ कोर्स बड़ौदा में तो एक कल्चर है धर्मेश सर के बाद कि डांस का लेवल ही कुछ अलग चला गया। सो जुम्बा के बारे में जब मुझे पता चला ना, एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद जुम्बा, जुम्बा ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इट्स अ ब्रांड नेम, बट उसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। उर्वी, मैं आपको एक अजीब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, शायद आप इससे कनेक्टेड हो जाओ या नहीं भी हो सकते हो। मेरे एक दोस्त है, उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था। वो हम लोग रात को बैठे हुए थे तो वो सॉन्ग सुन रहा था। मैंने बोला कौन सा सॉन्ग सुन रहा है? बी प्राक का। ओके। वो सॉन्ग था मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। मैंने बोला ये क्यों सुन रहे हैं? बोले इससे लगता है कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे फील हो रहा है। फिटनेस के लिए कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए जिससे वो फील होए? देखो, अगर आप मुझे पूछोगे ना तो मैं लव मी लाइक यू डू पे भी वर्कआउट करवा सकती हूँ, देन मैं EDM पे भी करवा सकती हूँ, किसी पे भी करवा सकती हूँ। बस वो सॉन्ग में मजा आना चाहिए। हाँ, बट ऐसे सॉन्ग पे तो नहीं करवाऊंगी मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। अगर मैं फिटनेस की बात करूँ ना, अगर आपको ऐसा लेजी फील होता है, मुझे कभी लेजी फील होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं गरबा म्यूजिक चलाती हूँ हाई बीट पर और सॉन्ग गाड़ी चलाती हूँ सॉन्ग सुनते सुनते, ताकि वो एकदम एनर्जी के साथ ही मैं क्लास पे जाऊँ। यहाँ तो मुझे अगर सेकेंड एनर्जी कहीं से मिलती है तो दैट इज हनुमान चालीसा। एक अलग ही वाइब फील होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो सॉन्ग्स आप किस तरीके के सुनते हैं उससे डेफिनेटली वो फीलिंग्स तो चेंज हो जाती है। अच्छा। जैसे एक ज़माने में मेरा जब ब्रेकअप हुआ था, मैं भी उस सॉन्ग से अगली एम्प्टीनेस, अगर आप तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, वो पता है बहुत फेमस था उस टाइम पे वो सॉन्ग। अपनी फीलिंग्स को एकदम से चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एम्प्टीनेस से डायरेक्टली गरबा में भी शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज फीलिंग हैप्पी इज एवरीथिंग। जैसे आप अभी गरबा की बात कर रहे हो, तो मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है जिसको डांस आता है ना तो गरबा के अंदर डांस करते हैं कुछ। तो जुम्बा या कुछ फिटनेस के ऐसे कोई मूव्स है, लाइक कोई स्टेप है ऐसे जो हम ऐसा करें? हाँ, गरबा कार्डियो एक फॉर्मेट है, मतलब जिसमें हम गरबा कर रहे हैं और हम कार्डियो कर रहे हैं साथ में। देन हम लोग क्या करते हैं, हम गरबा म्यूजिक पे एप्स वर्कआउट भी करवाते हैं। ओके। जैसे अभी आदित्य गढ़वी का एक सॉन्ग बहुत फेमस चल रहा है, सावरियो, विच इज अ लाइक राजस्थानी फ्लेवर, एंड बिकॉज मैं अजमेर से हूँ तो मैं उससे भी कनेक्ट कर सकती। देन उसी में ही आ जाता है करसन भगवान। सो उस पर मैंने आर्म्स वर्कआउट करवाया है। सो आप डेफिनेटली गरबा सॉन्ग्स पे भी अच्छे खासे वर्कआउट्स कर सकते हो। सिर्फ गरबा सॉन्ग्स में मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं बॉलीवुड नहीं डाल सकती, वो मुझे मज़ा नहीं आता है। जैसे अगर आप बोलो कई लोग क्या करते हैं कि गुलाबी साड़ी वाला सॉन्ग है वो गरबा में डाल दिया, तो दैट इज नॉट फन। होवे होवे होना चाहिए तो ही वो एक फीलिंग आती है, बिकॉज वो बड़ौदा का कल्चर है जो हमारे अंदर है। हमें आदत है वो ट्रेडिशनल जोन में एक बड़े सर्कल में हम लोग गरबा करते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना के कुछ भी नहीं कर सकते। वो आई थिंक वो बड़ौदा की वजह से बिल्ट इन हो जाता है हमारे अंदर। यस। जैसे हम नवरात्रि में जाते हैं लोग जैसे टर्निंग करके वो वीडियोस बनाते हैं स्लो मोशन में, तो आप भी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो? डेफिनेटली, बट मैं इतना ज़्यादा नवरात्रि में जाती भी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि मॉर्निंग देन अगेन 5 o'clock 5:30 उठ के क्लास लेना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था ना, पहले साल, दूसरे साल, 5वें साल तक 9 के 9 दिन मैं गरबा खेलने जाती थी। फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे करके मेरा वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, एंड आई रियलाइज क्योंकि हम 365 डेज गरबा कर रहे हैं हमारे क्लास में, तो वो 9 दिन किसको मजा आता है पता है? जो इंसान है जो पूरे दिन में इतनी एक्टिविटी नहीं करता, एंड आप जाके गरबा करो, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है। एंडोर्फिन मतलब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहा है आपके बॉडी में, तो सडनली यू जस्ट फील हैप्पी। बट मैं गरबा में एक चीज जरूर करती हूँ, मैं 2 या 3 दिन खेलने जाती हूँ, बट बाकी के जितने दिन है ना, मैं उतने दिन एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा घूमने के लिए जाती हूँ, वो एनर्जी फील करने के लिए जाती हूँ। बिकॉज आई डोंट नो किसी ने ऐसा महसूस किया है कि नहीं, और जब आप घर से बाहर निकलते हो नवरात्रि के टाइम पे, वो वाइब और वो एनर्जी अलग होती है। सो बिकॉज दैट इज द ओनली नाइट लाइफ वी हैव इन गुजरात। बिल्कुल। सो आपने एनर्जी की अगर बात की है ना, तो मैं आपके वीडियोस भी देखता हूँ,
तो वीडियो के अंदर जो आपकी एनर्जी है ना कुछ ज्यादा ही दिखती है, वो एनर्जी कहाँ से आप लाते हो? पैशन, कंसिस्टेंसी, ये दो एक ऐसी चीज है जिससे काफी सारी चीजें चेंज होती है। अगर मैं मेरे कोई 8 साल पुराने वीडियोस देखूंगी, चाहे वो वर्कआउट करते हो, चाहे जुम्बा करते हुए या बात करते हुए हो, तो वो अलग है और आज की अलग है, बिकॉज एक्सपीरियंस है जो आपको बिल्ड करता है। एंड ऑफ कोर्स वो एक पैशन तो है ही। मुझे सॉन्ग सुनने में बहुत मजा आता है। आई नीड एवरी टाइम आई नीड न्यू सॉन्ग्स। वो एक फ्लेवर जो फील होता है ना, एंड लोगों को ना कोरियोग्राफी करने में थोड़ी तकलीफ होती है। मेरे लिए इट्स लाइक इफ आई गेट अ न्यू सॉन्ग और अगर वो सॉन्ग मुझे सेट हो गया, आई कैन ईजिली डू अ कोरियोग्राफी, फिर वो चाहे एप्स वर्कआउट की हो कि चेयर वर्कआउट की हो कि जुम्बा की हो, बस वो सॉन्ग सुनने में मजा आना चाहिए। एंड जब वो सॉन्ग जब चलता है ना वर्कआउट करने टाइम, वो अलग से वो एनर्जी आती है। एंड मेरी एनर्जी का एक सबसे बड़ा सोर्स, इफ आई कैन टेल यू ना, दैट इज माई स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग भी उतने एफर्ट्स डालते हैं। अगर समझो कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है आज मुझे ज्यादा नहीं करना, मैं ऑलरेडी 4 बैचेस ले चुकी हूँ, दिस इज माई 5th बैच, बट जब उनके फेसेस पे वो स्माइल और वो उनमें वो एनर्जी दिखती है ना, तो कहीं ना कहीं फील होता है कि ओके करना है, मजा आ रहा है। लाइक दिन के अंदर आप कितनी बैच लेते हो? 8 से 9 डिपेंड करता है। अगर ट्रैवलिंग में इतना टाइम नहीं जा रहा, बिकॉज वी हैव सेंटर एट 5 डिफरेंट लोकेशन, तो 7-8 हो जाती है, नहीं तो कभी 10-11 भी हो जाती है। तो इतनी सारी अगर आप बैच लेते हो तो एनर्जी कहाँ से मिलती है इतनी सारी? कंसिस्टेंसी, पैशन। कभी कभी ड्रेन फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है अब नहीं जाना। जैसे पता है हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो हम ऐसा रात को ऐसा प्रे करते होते थे कल बहुत बारिश पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े। तो जब ऐसा फील होता है ना बस अब मेरे में ताकत नहीं है, तो तब मैं भी ऐसा प्रे करती हूँ कल बारिश पड़े, कल क्लास कैंसिल हो जाए। बट जब आप वो उठ के क्लास में जाते हो ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एक तो इस साल का मैं आपको बताऊँ, हमेशा बारिश वीकेंड पे ही पड़ी है, मंडे टू फ्राइडे तो पड़ी नहीं है। तो तब मुझे सुबह उठ के ऐसा होता है आज नहीं जाना, पर जब मैं जाती हूँ और क्लास के अंदर एंटर होती हूँ ना, और वो सॉन्ग्स चलते हैं, वर्कआउट होता है, वर्कआउट जब खत्म होता है ना, सडनली ऐसा फील होता है कि यार लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा, यू आर द हैप्पीएस्ट सोल, बिकॉज आपकी बॉडी साइकिल वैसे वर्क कर रही है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो आई थिंक वो पूरा एनर्जी आता ही वही से, क्योंकि उसके बाद वो जो गुड फीलिंग होता है ना, वो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अच्छा। और मेरे ख्याल से फिटनेस, जुम्मा, योगा ये करने से आपको हैप्पीनेस ही मिलती, राइट? डेफिनेटली। तो वो क्यों मिलती है? मैं आपको ना एक किस्सा बताती हूँ। हैप्पी स्ट्रीट फन स्ट्रीट आपने सुना होगा, बड़ौदा के अंदर होता है। तो मेरा ना टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा फोटो आया था, छोटे छोटे पहले बहुत आए थे, पर एक फोटो है जिसमें सिर्फ मैं हूँ और इतना बड़ा, और वो एक कटआउट वाला फोटो था। अच्छा। मतलब मैं अलग ही लेवल पे थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ, वो फोटो मैं देख रही हूँ, मैंने क्लास का शटर डाउन किया है, और तब क्या होता था, क्लास पे ट्रेनर भी मैं हूँ, क्लास पे एडमिन डिपार्टमेंट भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, कॉल्स भी मैं ही उठा रही हूँ, 2 व्हीलर चलाते चलाते कॉल्स अटेंड कर रही हूँ, सारे दिन के 11 से 12 बैचेस मैं ले रही हूँ। सो सब मैं अकेले कर रही हूँ, क्योंकि मैं तब वो टीम वाले कॉन्सेप्ट से इतना इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी और मैं इतना बिलीव भी नहीं करती थी उस चीज में। तो मैंने वो फोटो देखा, मैं एकदम ऐसा हैप्पी जोन में थी, और स्टेयर्स से मेरा पैर फिसल गया। सो जो पैर ऐसा अटका और फिसली ना, तो ऑलमोस्ट 5-6 स्टेप्स छोड़ के मैं डायरेक्टली गिरी अपने घुटनों पे। अब तभी भी वो डिफरेंट जोन में कि नेक्स्ट पैच में पहुंचना है, तो मैं तो खड़ी हो गई। अच्छा। कि देखा जाएगा जो भी होगा। एंड देन फिर क्या हुआ, आधे घंटे बाद मेरा पैर हो गया लॉक। 15 मिनट 20 मिनट फिर भी मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद वापस ऐसा हुआ 2-3 घंटे बाद, तब मुझे फील हुआ कि अब मैं कहीं बुरा वाला फंस चुके हूँ एंड मैं थोड़ा सा अटक जाऊंगी। बट उस टाइम पे मेरे पास 12 कॉर्पोरेट सेशंस थे, इवेंट्स थे। मैं नी कैप पहन के एचआर को ऑलरेडी बता रहे हो कि मेरा ये सिचुएशन है, अगर कहीं मैं अटकूँ तो आप देख लेना। क्योंकि मोस्टली सारी कंपनीज ऐसी भी थी जिसके साथ मैं सालों से काम कर चुकी हूँ। बहुत कंपनीज ऐसी है जिसके मैं महीने के 10-12 सेशंस लेती हूँ। तो वो मैंने पूरा फेज निकाला एंड देन उसके बाद मैंने MRI करवाया एंड आई गॉट टू नो कि मेरा जो मेनिस्कस है वो पूरा कंप्लीटली रैप्चर हो चुका है। तो उसका सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो वो वाले फेज में जब मैं बेड रेस्ट पे थी ना कंप्लीटली, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना अच्छा लाइफ में कर रही थी अभी तक। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान थी, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती थी। लोगों को ऐसा लगता था, मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था
कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं जवाब नहीं देती, बट वो तब इंट्रोवर्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना फेमस नहीं था। अभी जैसे हम समझते हैं कि ओके दिस पर्सन इज इंट्रोवर्ट, तो तब मैं इतना बात नहीं करती थी। तो वो वाले फेज में मैंने रियलाइज किया कि भले मैं बात नहीं करती थी पर आई वॉज द हैप्पीएस्ट सोल। मुझे नींद आना कम हो गई थी, मैं सोती नहीं थी, मैं 22 आवर्स 23 आवर्स जाग रही हूँ, 1 घंटा मुश्किल से सो रही हूँ, इवन तो मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि मैं कंप्लीटली व्हील चेयर पे थी। वो एक लाइफ का ऐसा पॉइंट था जब मैंने इतना सब कुछ सीखा। नंबर 1 मैंने बात करना सीखा, क्योंकि मेरे घर पे मेला लगता था, रोज 15-20 लोग मिलने आ रहे, एवरी सिंगल डे 15-20 लोग मिलने आ रहे हैं और वो सब मेरे क्लाइंट्स थे। तब मुझे ऐसा ग्रेटफुल फील हुआ कि एक तो मेरे आसपास बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो मुझे थोड़ा बच्चे जैसा ट्रीट करते थे सब लोग, बिकॉज मेरी एज भी तब 21 थी। एंड जब मैंने मेरा फर्स्ट स्टूडियो स्टार्ट किया मैं तब 16 ईयर्स की थी। तो मुझे मेरी हर एक स्टूडेंट जो है ना वो ऐसा छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करती थी, कोई कुछ ना कुछ बना लाता था। एक बार मैंने ऐसा डिमांड किया कि मुझे पानी पूरी खानी है और इसी पर्सन की खानी है, तो उस दिन 4 अलग अलग लोग सेम पर्सन से पानी पूरी पैक करवा के आए थे। सो वो जब मैंने फेस देखा ना, वो फेस पे मैंने ऐसा सोचा कि मैं कभी भी ये प्रोफेशन से बैकआउट भी नहीं करूंगी और कभी मैं ऐसा ये फील नहीं करूंगी कि यार मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हूँ, मुझे नहीं करनी ये चीज़। और मुझे कभी भी लो फील होता है ना कभी किसी दिन, तो मैं उस वाले जोन के बारे में सोचती हूँ। कभी कुछ भी चल रहा है लाइफ में, इट्स मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मे बी फ्रेंड्स के साथ कुछ इशू है, या मे बी किसी के साथ कुछ भी हुआ है, इमोशनली कभी भी डाउन फील होता है ना, मैं वो वाला पॉइंट याद करती हूँ कि मुझे वो पॉइंट पे ऐसा रियलाइज हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, पर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो ऐसा फील होता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है। और ये वही इंसान समझ सकता है जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, तब हमको रियलाइज होता है कि हेल्थ से ऊपर सच में कुछ नहीं है। सो जैसा आपने पूछा कि इतने क्लासेस आप कैसे ले लेते हो, क्योंकि मुझे वो टाइम जब याद आता है तो मैं ऐसा फील करती हूँ थैंक गॉड मैं मेरे पैरों पे हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे मैं घर पे जाके ऐसा होती हूँ थक गई हूँ, अब सोना है एकदम अच्छे से, मुझे नींद आ रही है। सबसे बड़ी चीज, मैं वो जोन में नहीं हूँ कि जहाँ मैं सोने के लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ। राइट। ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभार हमारी लाइफ में आने भी चाहिए, इसलिए आप वो चीज याद करते हो ना, इसलिए आपके अंदर इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी हिम्मत मिलती है कि आप सब जगह पे पहुंच सकते हो और आप सब जगह पे काम कर सकते हो। राइट। और आज के लोग ना लाइक सेफ जोन में ही रहते हैं। अरे यार इससे बाहर नहीं जाना, बाहर जाऊंगा तो ये मैं नहीं कर पाता, नहीं कर पाती। राइट। इसलिए लोगों के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते। प्रॉब्लम्स आनी भी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर ना विलन होने ही चाहिए, क्योंकि अगर मूवी के अंदर अगर विलन मर जाता है ना तो मूवी खत्म हो जाती। सही बात है। इसलिए विलन होने ही चाहिए। तो आपको आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई विलन है, या फिर आपको कई जगह पे पहुंचना है लेकिन कोई वहां पर आने नहीं दे रहा? नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ है। पंगे तो मुझे लगता है सबके किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी होते हैं। ऐसे कई सारे लोग आए लाइफ में जिन्होंने बहुत ऐसा डाउन फील करवाया है, बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इतना। अब मैं टाइम के साथ स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे किसी के प्रेजेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है? मैंने मेरी लाइफ से यही सीखा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे लोड मत लो। जो चीज़ को लेके मुझे लगता है 2-3 महीने सबके साथ हुआ होगा एक्सपीरियंस, जो 2-3 महीने आप रो रहे हो, सोच रहे हो ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, वो अब इम्पॉर्टेंट भी नहीं लगता। तो आज के टाइम पर भी जो दुख दर्द, जो भी वट एवर फीलिंग्स वी आर एक्सपीरियंसिंग, वो भी चला जाएगा, वो भी चला ही जाने वाला है। जैसे अभी हमने बहुत कुछ जाना फिटनेस के बारे में, लेकिन इससे अलावा उर्वी क्या है? सो उर्वी सबसे पहले एक डॉटर है। ओके। देन मेरी मम्मी को शायद मैं उतना एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाती हूँ, बट शी इज समवन जिसने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है लाइफ में हर एक फेस में। देन मेरे बहुत स्वीट से प्यारे से सिबलिंग्स हैं जिनको मैं हमेशा अडोर करती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा लाइफ में हेल्प किया आगे बढ़ने में। देन आई हैव अ वेरी स्वीट पर्सन इन माई लाइफ, माई बॉयफ्रेंड, हिज नेम इज़ गुलशन। देन मेरा बेस्ट फ्रेंड है अमित। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे लाइफ में ऐसा बहुत पुश करते हैं आगे बढ़ने में, और शायद मैं उनकी लाइफ में एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही हूँ, बट अगर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो प्रोफेशनली मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर तो हूँ, बट मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। सो आई डू अ लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट ऑल्सो, वेरी गुड ब्रांड्स। लाइक अगर आप इसके हंगामा जो चैनल आता है, हंगामा म्यूजिक,
उसके साथ मैंने कोलैब किया हुआ है, उसके इनफैक्ट कॉर्पोरेट सेशंस लिए हुए हैं। देन हैवमोर है, हैवमोर के लिए मैंने शूट किया हुआ है, अडानी मैराथन के लिए शूट किया हुआ है। देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक में डिफरेंट क्या है, और वहाँ की फेसबुक की ऑडियंस क्या है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस क्या है? देखो, इंस्टाग्राम पे ना ज़्यादा मॉडर्न पब्लिक है, ज़्यादा यंग माइंड्स हैं, और फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो गांव वाले लोग ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन ज़्यादा है। अगर इंस्टाग्राम की हम बात करें, इंस्टाग्राम पे आई हैव 350K फॉलोअर्स ऑन वन अकाउंट, दूसरे अकाउंट पे 200K फॉलोअर्स है, जो मेरा सेंटर का पेज है। बट अगर फेसबुक की बात करूँ तो आई हैव 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, एंड फेसबुक का रीच अच्छा खासा जाता है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंस्टाग्राम के वीडियो पे जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत डिसेंट होते हैं। फेसबुक के वीडियो के मैं आपको कमेंट्स बताऊं, मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जब मैं एक ग्रुप फिटनेस क्लास का एक वीडियो पोस्ट करती हूँ जहाँ बहुत सारी फीमेल्स दिखती है, और अगर वो वीडियो वायरल गया तो उस वीडियो पे कमेंट्स ये सबसे ज़रूर आने हैं मेल्स के साइड से। कभी कभी ऐसा होता है फीमेल्स के साइड से भी आता है ये कमेंट कि तुम क्या कर रही हो, घर पे तो काम करो, घर पे कुछ काम करती नहीं हो, सिर्फ चली हो ऐसी जगहों पे वर्कआउट करने के लिए। ऐसे मैक्सिमम 90% मेल्स के ऐसे कमेंट आते हैं। तो फेसबुक पे मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि लोग अभी भी वो डेवलप नहीं हुए। इंडिया बहुत आगे आ चुका है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत आगे बढ़ चुका है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने एक कई बार ऐसे सेम कमेंट पे रिप्लाई दिया हुआ है झगड़े करने के फॉर्मेट में। जैसे मैंने एक बार ऐसा किसी को रिप्लाई दिया था कि हाँ, तुमको घर पे अपनी बीवी थोड़ी चाहिए, तुमको तो घर पे काम वाली बाई चाहिए, ऐसा मैंने एक रिप्लाई दिया था। फिर उस पर वो झगड़ा चालू रहा, कंटिन्यू रहा। अच्छा। सो फेसबुक पे मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनको लगता है कि फीमेल्स की कोई लाइफ ही नहीं है। उनकी लाइफ मतलब घर पे झाड़ू पोछा करने से लेके बर्तन साफ करना, वही उनकी लाइफ है। इफ दे आर गोइंग आउट, इफ दे आर गोइंग टू अ फिटनेस सेंटर, मतलब वो कुछ गलत कर रही हैं। एक फिटनेस सेंटर में जाके कैसे फीमेल्स गलत कर सकती, मतलब घर से बाहर निकलना ही उनके लिए गलत है। सो फेसबुक पे मुझे लगता है कि 30-40% ऑडियंस वैसी है, रेस्ट डेफिनेटली बहुत अच्छी है। फेसबुक पे मेरा ऑडियंस बहुत सारा ऐसा है जो कनाडा और यूएस से है। अच्छा। तो उन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। देन हमारी इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट कुछ ऐसा एक कैटेगरी आ जाता है और उनका मैक्सिमम जो कमेंट होता है दैट इज़ रिलेटेड टू फीमेल ओनली, कि एक लड़की घर से बाहर क्यों निकल रही है। दे आर स्टिल नॉट चेंजिंग इन 2025। जैसे कि आपको कमेंट में बहुत लोगों ने बताया कि लड़की को ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और आपका पॉइंट क्या है कि लड़की को क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके इस सवाल पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपको कोई भी घर पे ऐसा बोले, बिकॉज यू आर अ गाय, आपको कोई भी घर पे ऐसा बोले तू घर से बाहर नहीं जा सकता, चलेगा? नहीं। फोटोग्राफर बनना है, नहीं बन सकते आप, चलेगा? नहीं। आजकल की लड़की कैसी होनी चाहिए ना, वो उस लड़की की चॉइस होनी चाहिए। कोई उसको बताना नहीं चाहिए कि तू ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर लड़की को हाउसवाइफ बनना है तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। अगर लड़की को जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो या अगर आप लड़की के पेरेंट्स हो, दैट डजंट गिव यू अ राइट टू टेल हर कि वो क्या कर सकती है। ये हम उस वेस्टर्न कल्चर को अगर अडेप्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो हम वेस्टर्न कल्चर में से ये एक अच्छी चीज़ क्यों नहीं सीखते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ फ्री है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसी फीमेल्स भी देखी है जिसको एक टाइम पे हमेशा यही बोलना पड़ता है कि मैं मेरे हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, मैं इसको पूछ के बताती हूँ, मैं उसको पूछ के बताती हूँ। लड़कियों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है। क्यों पूछना पड़ता है? इट्स योर लाइफ। क्या आपको जब ज़रूरत होती है तो किचन में आके कोई आपको एक रोटी बना के देता है? नहीं। अगर लड़की बाहर काम करने जा रही है तो भी वो घर पे आके काम करती है, तो आप क्यों किसी को आंसरेबल हो? अगर लड़की सब कुछ कर सकती है तो उसको किसी से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? तो लड़की को इतना, पेरेंट्स को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, इफ़ यू हैव अ डॉटर, आप अपनी लड़की को इतना कैपेबल बनाओ कि वो अपनी डिसीजन खुद ले सके, वो किसी में लाइफ पे डिपेंडेंट ना हो। और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान है ना जो मुझसे नीचे दबता है तो मैं उसको दबाऊंगी, पर मुझे पता है ये सामने सुनने वालों में से नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। मेरे क्लास में ऐसी ही चीज़ है, मैं जब क्लास में एंटर होती हूँ ना,
चाहे कुछ भी चल रहा है, पर जैसे उन लोग को आइडिया आता है कि मैं एंटर हुई हूँ, सब लोग चुप हो जाते हैं एंड कोई भी सेंटर की आप बात कर लो, क्योंकि उनको पता है कि ये टॉलरेट नहीं करने वाली है। और मेरे स्टूडेंट्स कभी भी मेरे सामने कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि उनको पता है टॉलरेट नहीं करेगी। सो आई थिंक दैट इज़ द ऑरा यू बिल्ड फॉर योर सेल्फ एंड इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कोई मुझे लाइफ में ये नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरा डिसीजन होना चाहिए, मेरी लाइफ में मेरा चॉइस होना चाहिए। मुझे फील होता है आजकल की लड़कियों को अपने डिसीजन लेने चाहिए, भले आप घर पे रहो, भले आप हाउसवाइफ बनो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। हाउसवाइफ बनना कोई इजी टास्क नहीं है। 365 डेज यू आर वर्किंग, मंडे टू संडे यू आर वर्किंग। तो वो लड़की का चॉइस होना चाहिए, वो किसी और का चॉइस नहीं होना चाहिए। राइट। एक लड़की को खुद डिसीजन लेना चाहिए। तो आपका कोई एक बेस्ट डिसीजन जो आपको बेस्ट लगता है कि हाँ यार ये डिसीजन जो मैंने लिया बहुत अच्छे के लिए लिया, ऐसा कोई कहानी हमें बता। बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं जब डांस सिखाती थी तो मेरे घर वाले हमेशा अपोज में थे। वो अपनी जगह सही थे, डांस को तब इतना अच्छा माना भी नहीं जाता था। एंड दूसरी चीज़, मैं ना स्टडीज़ में थोड़ा पीछे हो गई थी, फ्रॉम 87% टू 57। जब मैं फर्स्ट टाइम, जब मेरा रिजल्ट सबसे पीछे था, तो उन लोग को लगता था ये डांस क्लास की वजह से। वो लोग ये नहीं समझते थे कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। सो अगर मेरी एनर्जी 3 जगहों पे चैनलाइज हो रही है तो मैं पढ़ाई में पीछे जाने वाली हूँ। तो वो टाइम पे हमेशा अपोज में ही रही है मेरी फैमिली, और मैंने जगड़ जगड़ के, भूख हड़ताल करके मैं ज़बरदस्ती डांस क्लास गई हूँ। और डांस क्लास से मैंने जब फिटनेस में कन्वर्ट कर लिया, मैंने कभी घर पे नहीं बताया। मैंने मेरा स्टूडियो खोलने से पहले किसी को भी नहीं बताया, ना मैंने किसी से कभी कोई परमिशन ली। उनको पता चला जब मेरे स्टूडियो को ऑलरेडी 4 महीने हो चुके थे और मैंने ऑलरेडी 200 स्टूडेंट्स क्रॉस कर लिए थे। एंड स्टूडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लोगों के घर में जाके सिखाती थी, मैं जिम्स में सिखाती थी, बट मुझे कभी भी ना वो खुशी नहीं मिलती थी। उसका रीज़न था लोग उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि मे बी मेरी एज वॉज द प्रॉब्लम, आई गेस। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मैं 14, 15, 16 साल की थी, तो लोग मुझे उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, कैसे भी बात कर लेते थे। पर इसलिए मुझे स्टूडियो खोलना था क्योंकि वो मेरा स्पेस होता, वहाँ पे कोई आता तो मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकता था। एंड जब मैंने स्टूडियो ओपन किया था, मैंने घर पे नहीं बताया था। बाद में जब मैंने बताया तो मुझे ऐसा फील हुआ, अच्छा मैंने इन लोगों को नहीं बताया, मैंने मेरी मर्जी से ओपन किया, तो आई कुड स्टार्ट समथिंग। सो नाउ टुडे व्हेन आई सी माई सेल्फ, वी हैव स्टूडियो एट 5 डिफरेंट लोकेशन, वी आर केटरिंग सो मैनी स्टूडेंट। मुझे ऐसा फील होता है वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने मेरी दिल की सुनी और मैंने मेरा प्रोफेशन चूज किया। जैसे आप क्लास करते हो तो इतने लोग आते हैं, तो आप सब लोगों को मैनेज कैसे करते हो? सी आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टीम एंड पहले बिफोर कोविड आई यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माय ओन। जब मेरा सर्जरी हुआ था वो जस्ट कोविड के कुछ टाइम पहले हुआ था, 1 साल पहले, तब से मैंने धीरे धीरे करके टीम बनाना शुरू की। और कोविड में मुझे ना ज़्यादा वक्त मिला समझने का, लोगों के साथ डील करने का, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो मैंने मेरे ही स्टूडेंट्स में से कुछ फीमेल्स चूज़ की जो कुछ करना चाहती थी लाइफ में। मैंने उनको ट्रेन किया, फिर उनको सर्टिफिकेट्स करवाए एंड देन मैंने उनको ट्रेनर बनाया। तो जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, उसके पीछे सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पीछे 10 अमेजिंग विमेन है जो सब मदर्स हैं, जिनके बच्चे हैं। कुछ के बच्चे तो मेरे जितने भी हैं उम्र में, तो उनकी एज इतनी है, बट वो लोग इतना अच्छे से हैंडल करते हैं और वो इतने एफर्ट्स डालते हैं ना। और मोस्टली उन सबका ये फर्स्ट जॉब है। और कहीं ऐसे हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी 5 साल से, अभी 6 साल से हैं साथ में। जैसे आपने पहले बताया था कि पहले आपने अकेले ही स्टार्ट किया था, तब आप अकेले ही सब कुछ करते थे, आप खुद जाते थे, आप खुद क्लास ओपन करते थे, खुद मैनेज करते थे, और अभी तो आपके पास टीम है। तो जब खुद करते थे तब क्या था, और आज टीम के साथ जो काम करते हो आप, तो टीम के साथ काम करना एकदम इजी होता है या फिर मुश्किल होता है? देखो, जब मैं सब कुछ खुद करती थी, लोग एक ही इंसान है, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं एक ही इंसान से कनेक्टेड है, ठीक है, वो एक चीज़ होती थी। और मेरा ट्रस्ट फैक्टर वाज द प्रॉब्लम, जिससे मैंने डील किया। फिर मैंने टीम बनाना शुरू किया। जब टीम बनाना शुरू किया ना, सबसे पहले तो मैंने मेरी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क किया, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मेरे अलावा लोग किसी और को देखना स्टार्ट करेंगे तो जितना प्यार मुझे मिलता है वो हल्का हल्का डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने मेरी वो इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 साल से अकेले क्लास ले रही थी। उर्वी फिटनेस विद उर्वी, मतलब सिर्फ उर्वी,
एंड देन जब टीम स्टार्ट हुई तो मैंने पहले तो सबसे पहले अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ वर्क किया, एंड देन धीरे धीरे आई रियलाइज कि मैंने लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की ना, कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने इसलिए मिस की कि फिर क्लास इतने दिन कैसे बंद रहेगा, सो मैं नहीं जा सकती। जब मेरी टीम आई तो मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई, मैं शूट कर पाती हूँ, एज एन इन्फ्लुएंसर कर पाती हूँ, रील्स अपलोड कर पाती हूँ, उतना सारा वक्त निकाल पाती हूँ बिकॉज आई हैव वंडरफुल टीम। मुझे पता है मेरे पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे क्लास का उतना ही ध्यान रखेंगे जितना मैं रखती हूँ। तो टीम होना बहुत ज़रूरी है। पर वो जब टीम वाला फेस था ना, ऑनेस्टली इट वॉज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। और वो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। धीरे धीरे टीम बड़ी होती जा रही थी, धीरे धीरे वो जो लव है वो थोड़ा धीरे धीरे डिवाइड हो रहा था, तो वो इनसिक्योर फील हो रहा था। बट अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माई लाइफ। और किसी भी बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास एक अच्छी टीम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें टचवुड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टीम है। यस बिल्कुल। एक बात तो आपकी सही है कि टीम के साथ वर्क करते हो ना तो आप लॉन्ग टाइम बहुत ऊपर तक जाते हो। अगर अकेले होते हो तो आपको सिर्फ आपका ही विजन दिखता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते, आप नीचे से स्टॉप हो जाते हो। जैसे कि मैंने भी बहुत पहले एक कहानी बता रहा हूँ मेरी। मेरा एक सपना था कि मुझे सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, मैं उनका फोटोग्राफी करूँगा। तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो हम लोग बम्बई जाते हैं। तो बहुत लोग बोलते कि बम्बई कैसे जाएंगे, और सेलिब्रिटी हमारे साथ, उनकी फोटोग्राफर्स हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी है और वहाँ हम जाएंगे तो कैसे रीच से बात करेंगे। अगर उनके साथ काम भी करना होगा तो हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए ना। मैंने बोला बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जाएंगे। तो कोई रेडी नहीं हुआ, मैं अकेले रेडी था, तो मैं अकेले जाता था और मैं अकेले गया। वहाँ पर मैंने 2 साल तक तो मैंने स्ट्रगल ही किया और डायरेक्ट मैं बना धर्मेश सर का फोटोग्राफर। तब मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हुआ और धर्मेश सर के कारण मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ काम भी किया, उनके साथ फोटोज भी क्लिक करवाए। और वो फोटोज देखकर मेरे जो भी फ्रेंड, जो पहले मैंने बताया था ना उन लोगों को कि चलो हम जाते हैं, वो लोग पहले ना बोलते थे, आज वही लोग बोलते हैं अरे यार हमको लाइटमैन में भी लेके जान। मैं बोलता हूँ तुमको एज अ फोटोग्राफर वहां लेके जाने की बात कर रहा था, आज तुम लाइटमैन बन के आने वाले हो। नहीं, मैंने बोला अब नहीं है, ठीक है। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था कि धर्मेश सर का मैं फोटोग्राफर बना था। तो आपको आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आई थिंक हैप्पी स्ट्रीट और फन स्ट्रीट था। ओके। एक साथ फन स्ट्रीट, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट फन स्ट्रीट पे मैं हैप्पी स्ट्रीट का जो स्टेट था वो देखा जहाँ पे 8,000 10,000 लोग हैं, साथ में जुम्बा कर रहे हैं। बट जब VMC ने फन स्ट्रीट स्टार्ट किया था और जब मुझे वो कॉल आया था, जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी और मैंने देखा सामने 60,000 लोग हैं, तब मुझे एक अलग ही फीलिंग आया। और जब मैंने वो सेशन ख़त्म किया, मैंने बाद में वीडियोस देखे, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, तब मुझे फील हुआ कि मतलब वो अलग ही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की उस टाइम पे। सो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि कहीं सारे लोग मुझे जानना स्टार्ट हो गए थे। एंड उस टाइम पे रील्स नहीं चलते थे, तब लोगों के फॉलोअर्स होते थे 200 300 400 500। उस टाइम पे मेरे फॉलोअर्स थे 8,000 9,000 बिकॉज ऑफ फन स्ट्रीट। तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। एंड दैट इज़ ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ फन स्ट्रीट। और मेरा मार्केटिंग भी इतना अच्छा हुआ था कि मेरे सारे बैचेस फुल चल रहे थे उस टाइम पे। आज के टाइम पे भी टचवुड मेरे, भले हमने इतने सेंटर्स कर दिए, क्लासेस पढ़ा दिए, पर सारे के सारे सेशंस फुल रहते हैं। तो अगर आप बताना चाहते हो कि आप फन स्ट्रीट का कैसे पहुंचे? फन स्ट्रीट तक मैं कैसे पहुंची? मैंने हैप्पी स्ट्रीट स्टार्ट किया सबसे पहले। सो हैप्पी स्ट्रीट में बड़ौदा में गिने चुने थे 4 या 5 जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, बाकी कोई ऐसे सर्टिफाइड नहीं था। जैसे आप बहुत सारे डांसर्स के क्लासेस के बाद बोर्ड देखोगे जुम्बा, बट उन लोगों को पता ही नहीं है जुम्बा क्या है। सो वो लोग क्या डांस करवा देते हैं सिर्फ। जुम्बा में आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, जुम्बा में आपको ये देखना है कि आपका क्लाइंट आपको सच में फॉलो कर पा रहा है कि नहीं, और अगर वो स्क्वाट कर रहा है तो सही कर रहा है कि नहीं। यू हैव टू गाइड योर क्लाइंट, यू शुड नो हाउ टू स्टार्ट वार्म अप, हाउ टू एंड जुम्बा सेशन विद गुड स्ट्रेचिंग, जहाँ पे कूल डाउन हो और आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी पड़े।
जो मुझे लगता है एक डांसर प्रोवाइड तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो नॉलेज नहीं होगा। हाँ, अगर वो नॉलेज गेन करेंगे तो उनको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ना जुम्बा एक्चुअली डांसर अपने वहाँ पे बोर्ड लगाते थे, गिने चुने हम 4-5 सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स थे, और हैप्पी स्ट्रीट शुरू किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता था कि वी नीड सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैंने हैप्पी स्ट्रीट स्टार्ट किया। मैं ना उस टाइम पे वो सॉन्ग करवाती थी, डीजे ब्रावो चैम्पियन, एंड वो तब बहुत फेमस सॉन्ग उस टाइम पे ही चल रहा था। तो ऑल्टरनेट रहता था क्योंकि हम 5 इंस्ट्रक्टर थे, तो एक हफ्ता मैंने करवाया, सेकेंड हफ्ते मैं नहीं थी, तो लोग हुटिंग कर रहे थे मेरे नाम की कि हमको चैम्पियन सॉन्ग उर्वी, ऐसा लोग चिल्ला रहे थे। अच्छा। और मुझे एक इंस्ट्रक्टर ने मैसेज किया कि दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे। और जब मैं 3rd वीक जब मैं वापस गई, सो वो मेरा 2nd सेशन था, तब जो पब्लिक मेरे सेशन के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा थी ना, उतनी वो किसी और इंस्ट्रक्टर के टाइम पे नहीं थी। एंड वहाँ से मुझे आया फन स्ट्रीट का कॉल। अच्छा। जब फन स्ट्रीट का कॉल आया था वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया था, एंड ठीक है, मैंने सोचा हैप्पी स्ट्रीट है, वैसा ही फन स्ट्रीट होगा, मज़ा आएगा, मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के पर्पस से मैं वहाँ गई थी। बट जब मैंने वहाँ पे ऑडियंस देखी जो इकट्ठा हुई थी, डिफरेंट लेवल था एकदम। शायद बड़ौदा में तो आधे लोगों को पता है कि फन स्ट्रीट क्या था, लेकिन आधे लोगों को तो पता ही नहीं है फन स्ट्रीट क्या है। तो आप कुछ बताना चाहते हो कि फन स्ट्रीट आपके लिए क्या? फन स्ट्रीट मेरे लिए एक वो हैप्पी मोमेंट था जहाँ पे इतना सारा क्राउड बड़ौदा का साथ में मिल रहा है। मतलब हमारे बड़ौदा में ये क्या होता है, यूनाइटेड वे का गरबा, जहाँ इतनी पब्लिक है, राइट। तो फन स्ट्रीट में मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं जुम्बा करा रही हूँ, लोग साथ में कर रहे हैं, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। जब फन स्ट्रीट ने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाया था, रजिस्टर करवाया था, आई थिंक दैट टाइम दे क्रॉस समथिंग 90,000 जितने लोग क्रॉस हुए थे, या 1 लाख लोग क्रॉस हुए थे। तो इतना क्राउड होता था, अकोटा के 4 रास्ते से लेके ब्रिज तक पब्लिक दिखती थी, इतना बड़ा क्राउड होता था। सो दैट इज फन स्ट्रीट। ऑफकोर्स जो लोग सुबह बिल्कुल उपसे ही नहीं है, उनको नहीं पता होगा व्हाट इज फन स्ट्रीट। मैं खुद गया था, मुझे पता है। हाँ। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है वहाँ पर, आर्ट, तो सब वो आर्ट को देखने के लिए भी आते हैं लोग। तो वो एक्चुअली में हैप्पीनेस को देखने के लिए आते हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस अपनी लाइफ में होनी ही चाहिए। डेफिनेट। तो आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस है कि आप काम करते रहो, बट जब उसके बाद जब लोग उस पर अप्रिशिएट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक क्लास लिया और इतने सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप में इतने लंबे लंबे पैराग्राफ मैं लिख नहीं सकती, आई एम नॉट दैट पर्सन हु कैन राइट बहुत सारा लंबा लंबा, बट जब मैं देखती हूँ ना मेरे स्टूडेंट्स इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, तब इतना हैप्पी फीलिंग आता है ना कि आई एम मेकिंग सम चेंज, आई एम क्रिएटिंग दैट डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो वो एक बहुत हैप्पी फीलिंग होता है। उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं था। हाँ। कि चलो आजकल तो अभी के लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से बड़े बड़े कुछ बना देते हैं और भेज देते हैं, लेकिन उस टाइम में रियल फीलिंग्स थी कि जो आपको भेज रहे हैं सब रियल चीज था। और उससे भी ज्यादा हैप्पीनेस होती है जब क्लाइंट अपना फीडबैक इस तरीके से शेयर करता है कि उनका ये तकलीफ वो तकलीफ, जिसने ऐसा बोला कि उसने क्लास इसके लिए ज्वाइन किया है क्योंकि उसने वेट पुट ऑन कर दिया है दवाइयाँ लेके। दवाइयाँ किस चीज़ की? प्रेगनेंसी की। आपको पता होगा आजकल प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले के टाइम पे फीमेल्स 10-10 बच्चे कर लेती थी। अच्छा। आज के टाइम पे एक बच्चे में भी बहुत इश्यूज आते हैं सबको। सो किसी ने वेट पुट ऑन किया क्योंकि उसने बहुत सारी दवाइयाँ ली है, तो वो क्लास पे आए हैं वेट कम करने के लिए, बट वो क्लास पे आए वेट कम करने के लिए और उन्होंने कंसीव कर दिया। तो तब वो क्लाइंट जब मुझे मैसेज कर रहा है ना कि मैं इस प्रेगनेंसी के लिए ऐसा प्रे कर रही थी जो फाइनली हुई है, और जब वो बताता है ना अपनी वो हैप्पी फीलिंग शेयर करता है, जैसे वन ऑफ द क्लाइंट इज ऑल्सो देयर जिनको आप भी जानते हो, तो वो अपना हाथ ना इतना ऊपर नहीं कर पाती थी, लाइक इतना लिफ्टिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सो उनको कपड़े भी पहनने हैं तो उसके लिए भी उनको अपनी हाउस हेल्प से मदद लेनी पड़ती थी। जब मैंने उनका क्लास स्टार्ट किया तो जो वो इतना हाथ ऊपर नहीं कर पाती थी, आज वही बंदी हैंड स्टैंड कर पाती है। जो नीचे बैठ नहीं पाती थी फ्लोर पे, वो 100 स्क्वाट कर लेती है। सो तब फील होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। और जब क्लाइंट वो फीडबैक के साथ आता है ना कि उसका ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया, तब लगता है आई एम क्रिएटिंग सम चेंज। हैप्पी फीलिंग होती है, दैट इज द हैप्पीनेस।
सही बात है, सही बात है। जैसे आपने बताया कि पहले एक के साथ 10 बच्चे भी कर सकते हैं और आज एक बच्चे करने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। क्यों बोले कि उसका रीज़न है पहले की मॉम्स जो थी ना बहुत एक्टिव थी। एक्टिव इन द सेंस कपड़े धोने से लेके गेहूं पीसने से लेके एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू इट ऑन देयर ओन। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अगर उतना ही मैं फिजिकल एक्टिविटी बोलूँ ना तो आपको कम से कम 2 घंटे के क्लास लगेंगे, तो आपकी उतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी। आज के टाइम पे हम लोग कुछ भी नहीं करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती जा रही है। फीमेल की सिर्फ बात नहीं है, मेल में भी सेम ही इशू है। तो आपका फर्टिलिटी लेवल डाउन जाता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली आजकल देखो आप सी सेक्शन हो रहा है। डॉक्टर्स भी इनफैक्ट सी सेक्शन के लिए पुश करते हैं। बहुत कम डॉक्टर्स हमारे इंडिया में है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश करते हैं। उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप देखो कि 10 साल बाद तक भी फीमेल उस प्रेगनेंसी के बारे में ही बात कर रही है कि मेरा वजन बढ़ा प्रेगनेंसी के बाद, मैं आज तक वैसे ही। बट देन यू सी आलिया भट्ट, यू सी कियारा आडवाणी रिसेंटली, वो लोग प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही दे आर लुकिंग वेरी फिट। क्यों फिट इतनी जल्दी हो जाती? क्योंकि वो लोग वर्कआउट करते हैं, सिंपल इज दैट। अगर आप सब कुछ बंद कर देते हो, जैसे पता है पोछा लगाते हैं नीचे बैठ के, अब आप प्री नेटल मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सरसाइजेस की जाती है उसकी सबसे बेस एक्सरसाइज है डक वॉक, मतलब जो पोछा लगाने वाला पोजीशन, ठीक है। तो ये सब हमारे कल्चर के अंदर पहले था, अब वो सब कल्चर में से बाहर जा चुका है। अब ये कल्चर में से बाहर जाने के बाद लोगों को ये चीज़ टैबू लगती है कि वो कहीं पे जाके वर्कआउट करे। पर अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है तो आपको हेल्थ इश्यू होने वाले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे बनी है। एक छोटे बच्चे को देखा है, जब वो चलना शुरू करता है आपको उसको रोकना पड़ता है, वो यहाँ से लेके वहां तक जाएगा। एक छोटा क्यूट बच्चा चबी पैदा हुआ है एंड देन चलना स्टार्ट करता है, एकदम पतला हो जाता है, बिकॉज वो एकदम हाइपरली हर जगह मूव कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वैसी बनी है। हम बड़े होते होते क्या कर देते हैं, और अभी के टाइम पे तो नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला जो जोन आ गया है, वो भी बिंज वॉचिंग वाला, राइट। मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती जा रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं बिफोर भी और आफ्टर भी। सो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी वर्कआउट ज़रूरी है, जब तक ह्यूमन बॉडी है वर्कआउट करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी वर्कआउट करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि बेड पकड़ के बिस्तर पकड़ के बैठ जाओ। यू नीड टू डू एक्सरसाइज विद द एक्सपर्ट, विद प्री नेटल एक्सपर्ट्स, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क आउट, ताकि आपकी यूट्रस की हेल्थ अच्छी हो, ताकि आप रिकवर हो जाओ, ताकि आपका जो वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वो आप कम कर पाओ। प्रेगनेंसी के बाद कोई आपको नहीं बोलता कि आप 1-1.5 साल तक कंप्लीटली बेड पे बैठ जाओ। बट एक सबसे बड़ा इशू है कि पहले क्या हम जॉइंट फैमिली में होते थे, तो एक फीमेल के पास सपोर्ट होता था इतने सारे लोगों का। न्यूक्लियर के बाद क्या होता है कि फीमेल के पास, और प्लस आजकल वर्किंग विमेन ज़्यादा है, तो वो मैनेज नहीं कर पाती है। कई लोगों को प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो जाता है, बहुत फीमेल्स को होता है, क्योंकि वो बच्चे को भी मैनेज कर रही है, सो नहीं पा रही है क्योंकि रात को बच्चा रो रहा है, ऑफिस का भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है, तो उसमें फीमेल की भी गलती नहीं। कितनी फीमेल्स मैं आपको बता सकती हूँ, मैं मेरे वारशा सेंटर की बात कर रही हूँ, जो पीछे की गली में ही रहती है फिर भी ऑनलाइन करती है। अच्छा, क्योंकि उनका बच्चा छोटा है। तो हमारे पास तरीका तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक फिटनेस सेंटर में जाके वर्कआउट करना है। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, आप नहीं निकल पा रहे हो अपने बच्चे को छोड़ के, तो कोई बात नहीं, आप खुद से कर लो एक्सरसाइज 15-20 मिनट, या आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके कर लो। बट अगर आपका विल है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो, और ये सारे जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आपको फील होते हैं वो सब सॉर्ट आउट हो सकते हैं इजीली। बस उसमें आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी होती है तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है, लेकिन उनको फिट भी रहना है। अब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो करेंगे क्या? तो कोई बेसिक एक्सरसाइज आप बता सकते हो कि वो घर बैठे बैठे ही करें? मैं आपको एक मस्त एक्सरसाइज बताऊं? हाँ। कमरा बंद करो, म्यूजिक चालू करो और गणपति डांस करो, नाचो 10 मिनट। अ गुड कार्डियो एक्सरसाइज। या तो आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मैं मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ, लोग चाहे वो भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डालते हैं,
तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। पहले के टाइम पे तो कुछ नहीं होता था, ना फोन, हम लोग फेसबुक भी ऑपरेट करने के लिए साइबर कैफे जाते थे। Yes, right. आज हमारे पास इतना कुछ है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उनको यूटिलाइज करो। अगर आप 1 घंटा किसी सेंटर पे जाके नहीं कर सकते वर्कआउट, तो आप घर पे करो 15-20 मिनट सुबह में, 15-20 मिनट शाम को, ऐसे कर करके खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो। आपका एम क्या है? मेरा एम है कि मुझे 1 लाख फीमेल्स को ट्रेन करना है। मुझे अभी का नंबर नहीं पता कितनों को कर लिया है इतने सालों में, बट आई थिंक 10-15 हज़ार के ऊपर ही होगा डेफिनेटली। सो आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन फीमेल्स लाइफ, और मुझे एटलीस्ट 50 फीमेल्स को हायर करना है मेरी टीम में, और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जो कभी घर से इतना बाहर नहीं निकली, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं और जो कुछ करना चाहती हैं। दैट इज माई एम। आपके साथ पॉडकास्ट करके हमें बहुत अच्छा लगा, और मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सब के सब पूछ लिए, और आपके आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो लास्ट जाते जाते? एक डायलॉग मारती हूँ, जिस चीज को पूरी शिद्दत से तुम चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आसान भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आपके जितने भी आज के सवाल थे ना, उसका एक सिंपल मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। जैसे आपने पूछा एनर्जी के लिए क्या करते हो, XYZ, आप जो सोचोगे वही होगा। मैं कभी ऐसा सोचती ही नहीं हूँ कि मेरी एनर्जी ड्रॉप होगी, मैं वो नेगेटिव ही नहीं सोचती, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड सोचती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती जाती है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आज मैंने बहुत एनर्जी यूज़ कर ली, कल मेरे में एनर्जी नहीं बचेगी, तो डेफिनेटली कल सुबह का जो क्लास होगा वो डाउन ही जाने वाला है, क्योंकि उस एनर्जी के साथ आप सोए हो। तो आप जो भी सोचते हो हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो खुद के लिए वक्त निकालना शुरू करो। राइट।